नमस्कार दोस्तों, हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं और रोटेशनल स्पेक्ट्रा में आज हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा खत्म हो जाएगा, जो हम प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रम। तो आपका 2-3 मिनट में लूँगा, ज़्यादा नहीं आपका समय में लूँगा। आपको मैं बता दूँ, देखो मैं पहले भी डिस्कस किया था, कहा था देखो कितनी गलत बात है। जो लोग देख रहे हैं 83% लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जबकि 16.87 लगभग 17% ही सब्सक्राइब किए। ये लगभग पहले 20% था, अभी और घटा दिया मेरे कहने के बावजूद भी। ठीक है, तो समय में आपका ज़्यादा नहीं लूँगा इस चीज़ में, सीधा स्टार्ट करते हैं। देखो आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रम में। देखो हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रा क्या पढ़ा है, डायटोमिक का पढ़ा है। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, यदि हम उस मॉलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं उनको क्या कंसीडर करें, उनका आइसोटोप कंसीडर करें, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, अब स्पेक्ट्रल लाइन में वो चेंज कैसे आता है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे, क्यों आता है, रीज़न भी देखेंगे। देखो as a matter of fact there is no change in internuclear distances as well as chemical properties of the molecule। तो ये कोई छोटी सी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है। आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से ना जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल में, ठीक है, मान लीजिए एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ए हो गया और एक बी हो गया, और ये उन दोनों के बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, ना ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई फ़र्क आएगा। फ़र्क किस में आएगा, फ़र्क आएगा रिड्यूस्ड मास में। अब रिड्यूस्ड मास में फ़र्क क्यों आएगा, तो रिड्यूस्ड मास हमारे पास देखो होता कितना है, म्यू इज इक्वल टू m1 m2 m1 प्लस m2, यही तो होता है। और आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो मास नंबर डिफरेंट होगा, मास डिफरेंट होगा, तो रिड्यूस्ड मास में तो चेंज आएगा ही आएगा, सीधी सी बात है। तो रिड्यूस्ड मास में चेंज आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में चेंज आएगा। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास आर स्क्वायर। ठीक है, तो रिड्यूस्ड मास में अभी मैंने बताया चेंज आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी चेंज आएगा। अब बात करते हैं रोटेशनल कांस्टेंट बी, तो रोटेशनल कांस्टेंट बी में भी चेंज आएगा। क्यों आएगा वो चेंज, अभी हम देखते हैं। अब देखो, तो ये फिगर अभी डायग्राम में भी समझाऊंगा, पहले कंसीडर कर लेते हैं। देखो हमारे पास बी मान लो रोटेशनल कांस्टेंट है, क्या है रोटेशनल कांस्टेंट है, लाइटर आइसोटोप का। और बी आई या बी डैश आपका मर्जी है, बी आई कंसिडर करो या बी डैश कंसिडर करो, ये रोटेशनल कांस्टेंट हो गया हैवियर आइसोटोप का। ठीक है, अब देखो रोटेशनल कांस्टेंट होता है हमारे पास क्या, बी इज इक्वल टू एच अपॉन में 8 पाई स्क्वायर आई सी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आई हमारे पास कितना होता है, म्यू आर स्क्वायर होता है, और यहाँ से हमें देखो ये सारा चीज़ एच 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जैसे मैंने बताया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, सी। अब ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो रोटेशनल कांस्टेंट जो हमारे पास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिड्यूस्ड मास के। ठीक है, अब देखो हैवियर आइसोटोप के लिए ये हैवी होगा, तो बी हमारे पास क्या आएगा, कम आएगा। तो हैवियर के लिए ये क्या होगा, बी कम होगा। अब ध्यान से देखो, हैवियर आइसोटोप के लिए बी हमारे पास क्या होगा, कम होगा। तो अब पता चला रोटेशनल कांस्टेंट में चेंज क्यों होगा, आपको रीज़न पता चल गया होगा। तो हैवियर आइसोटोप के लिए बी कम होगा। अब देखो यहाँ पे बी जो ये हैवियर आइसोटोप के लिए है, अब इसको बी डैश से भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, कम है, किससे कम है, लाइटर वाले से कम है। समझ में आ गई बात। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास एनर्जी क्या होती है रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए, यही तो होती है बी जे प्लस वन होती है। अब देखो ये कम है हैवियर आइसोटोप के लिए, ठीक है ना, तो ये कम है, तो उसका जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो भी कम आएंगे। तो देखो उसका एनर्जी लेवल्स भी क्या होंगे, कम होंगे। एनर्जी लेवल्स कम हो गए, तो एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, अब देखो हैवियर के लिए वो भी क्या आएगा, कम आएगा। अब इसी चीज़ को हम किससे देखते हैं, एक अच्छे से एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल किस चीज़ का है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। देखो यहाँ पे कार्बन 12 है, अब ये कार्बन 12 है और यहाँ पर कितना है, कार्बन 13 है। ये आइसोटोपी तो है, कार्बन का क्या है, ये दो आइसोटोप है। ये वाला लाइटर आइसोटोप है, ये वो हैवियर आइसोटोप है। तो इस आइसोटोप में हमने क्या देखा, देखो लाइटर वाले में सिंपली ये मेरे पास एनर्जी लेवल्स हो गए, और हम जानते हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में स्पेसिंग बढ़ती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना एनर्जी लेवल्स के बीच की स्पेसिंग है, लेकिन हम तो आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो आइसोटोपिक इफेक्ट में क्या हुआ, एनर्जी देखो कम हो गई, एनर्जी लेवल्स की एनर्जी देखो कम हो गई, पहले ये थी अब धीरे से देखो ये कम हो गई, इसका देखो ये कम हो गई, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया, बी की वजह से, रोटेशनल कांस्टेंट की वजह से। हैवियर के लिए बी कम है तो एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई।
तो एनर्जी भी क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, और एनर्जी लेवल का जो सेपरेशन है हमारे पास, एनर्जी के बीच का जो सेपरेशन है देखो वो भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब हम इसको डायग्राम में, मैंने जैसे आपको बताया अभी, हम डायग्राम से भी देख सकते हैं। ये जो एनर्जी का जो सेपरेशन है, ये जो एनर्जी का सेपरेशन है, ये जो एनर्जी का सेपरेशन है कम है। हैवियर में, हैवियर आइसोटोप में क्या है, ये कम है। ठीक है, पहली तो बात ये। दूसरा, अब देखो बी कम होने से जो रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो भी क्या होंगी, स्मॉलर वेव नंबर पे आएंगी। अब जैसे यहाँ पे ये तो लाइटर के लिए हो गया, ये भी क्या हो गया, लाइटर के लिए हो गया, ये भी क्या होगा, लाइटर के लिए हो गया, ये भी क्या होगा, लाइटर के लिए होगा। लेकिन हम यहाँ देखो ये 8b डैश, देखो ये जो डैश डैश है ना पिंक कलर से दिखाया गया, ये पहले लाई कर रहा है, क्योंकि एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइंस का जो ट्रांजिशन होगा वो भी तो कम आएगा हमारे पास। ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन सेपरेशन हमेशा 2b रहेगा, सेपरेशन हमेशा क्या रहेगा, 2b रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लाइटर में कितना है, 4b माइनस 2b 2b, 6b माइनस 4b 2b, 4b डैश माइनस 2b डैश आएगा तो वो भी 2b डैश आएगा। ठीक है ना, लेकिन सेपरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। हैवियर के लिए मेरे पास 2b डैश हो जाएगा। ठीक है, या 2b आप जो भी लिखना चाहें, और लाइटर के लिए मेरे पास कितना रहेगा, 2b रहेगा। ठीक है, ये सेम रहेगा। आइए चलते हैं। तो ये बेसिकली मैंने थ्योरेटिक अभी आपको समझाया, जो सेपरेशन है ना हैवियर में वो कम रहेगा। किसके कंपैरिजन में, लाइटर आइसोटोप के कंपैरिजन में। और जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी वो भी क्लोजर लाई करेगी, अभी जैसे मैंने डायग्राम से आपको समझाया। ठीक है, कोई डाउट है? अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब देखो एक एग्जांपल मैंने लिए यहाँ पे, देखो ये ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का था, अब यहाँ पे HCl का है। देखो HCl में यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, HCl है, हाइड्रोजन 1 और 1H है। लेकिन क्लोरीन का आइसोटोप लिया गया है, देखो यहाँ पे क्लोरीन 37 है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 35 है, और यहाँ पे कितना है, क्लोरीन 37 है। अब देखो ये हैवियर है, हैवियर वाले का देखो जो स्पेक्ट्रल लाइन है पहले लाई कर रहा है। समझ में आ गया, जो स्पेक्ट्रल लाइंस होगी क्लोजर होगी, पहले लाई करेगी। ठीक है, और इसका क्या होगा, बाद में लाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं ना इससे क्या निकाल सकता हूँ, अब देखो मैं ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने पता कर लिया, तो मैंने 2b डैश निकाल लिया। ठीक है, क्या निकाल लिया, 2b डैश निकाल लिया। अब देखो 2b डैश, अब b डैश क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो 2b डैश यहाँ से मैं निकालने के बाद मैं b डैश निकाल लूँगा। अब b डैश निकालने के बाद मैं क्या निकाल लूँगा, रिड्यूस्ड मास, क्योंकि b डैश इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना रिड्यूस्ड मास के। तो मैं बता सकता हूँ किसी भी मटेरियल में यदि कोई अबेंडेंस कुछ मात्रा में मेरे पास हैवियर आइसोटोप भी है तो उसको वो भी बता सकते हैं कितना है कितना नहीं, इसकी अबेंडेंस पता की जा सकती है। अब जैसे ये जो स्पेक्ट्रम है, ये मटेरियल जो लिया गया होगा तो उसमें हैवियर आइसोटोप भी मिला हुआ होगा पहले से, हम उसको एज एन इम्प्योरिटी ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो उसका भी स्पेक्ट्रल लाइन तुरंत आ गया, तो हम पता कर सकते हैं उसमें है या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है छोटा सा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द रोटेशनल कांस्टेंट, चेंज पूछ रहा है रोटेशनल कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा व्हेन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। किसमें, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास होता कितना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है H2। वो कह रहा है इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यदि हैवियर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए यानी D2 बना दिया जाए, है ना। ठीक है, अब देखो ये ड्यूटेरियम का आइसोटोप ही तो है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये तो हो गया हमारे पास सिंपल हाइड्रोजन जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है। ठीक है, ये 2 गुना हैवी होता है। ठीक है, एक और होता है ट्रीटियम, ट्रीटियम की बात कर नहीं रहे हम, उसको लेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये इसको हम डी से भी लिखते हैं, किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। चलो अब डिनोट कर, अब देखो हैवियर हाइड्रोजन को प्राइम से डिनोट किया है। देखो बी अपॉन में बी डैश इज इक्वल टू H/8π²IC, ये सिंपली किया और कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो देखो बी हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस्ड मास के। ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हम कह सकते हैं। तो ये फॉर्म आप ध्यान याद भी रख सकते हो सीधा, नहीं तो सीधा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो हाइड्रोजन के लिए रिड्यूस्ड मास हमारे पास सिंपली ये होता है फॉर्मूला। तो मैंने हाइड्रोजन का लिखा मास लिखा MH+2, तो ये MH/2 आ जाएगा सिंपली। ड्यूटेरियम के केस में मैंने ड्यूटेरियम का MD लिखा,
ये आ गया। लेकिन ड्यूटेरियम मैंने अभी जैसे क्या बताया 2 गुना हैवी होता है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया 2 गुना हैवी होता है। ये क्या होता है? 2 गुना हैवी होता है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन से। तो एमडी की जगह 2mH लिखा तो सिंपली मेरे पास ये आ गया। ठीक है, तो इसका रिड्यूस्ड मास देखो कम आया है। तो दोनों का यदि मैं करूँ रोटेशनल कांस्टेंट, मैंने देखो क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बी डैश का ये आ गया mH, और हमारे पास जो ऑर्डिनरी था मतलब लाइटर था उसका कितना हो गया mH/2। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आया कि जो हैवियर एटम था वो हैवियर आइसोटोप था, उसका रोटेशनल कांस्टेंट आधा है। किससे? लाइटर वाले से। हमसे तो चेंज पूछ रहा था, चेंज कितना आ जाएगा B'/2। ठीक है, लाइटर वाले का हैवी होता है, ठीक है ना, हैवियर वाले से तो चेंज पूछा था, चेंज आ गया B/2। तो यही हमसे पूछ रहा था। तो आज हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में जिसमें फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।